बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया बस्तियों का आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के सेक्शन 340 से लेकर 344 ए तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। सेक्शन 340 है राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेंट एंड हिज कॉम्पिटेंसी टू बी अ विटनेस। कि किसी भी अगर शख्स के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स हैं तो उसको ये हक है, उसका हक है उनका दफा करने के लिए, और उसको वो काबिल अगर वो बतौर विटनेस पेश होना चाह रहा है तो वो बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है। एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट आर अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोर्ट इन एनी सच कोर्ट मे ऑफ राइट ऑफ डिफेंडेड बाय प्लीडर। तो उस मुलजम को अपना वकील करने का पूरा इख्तियार है, वो अपने वकील के जरिए, प्लीडर के जरिए अपने केस को डिफेंड कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एनी पर्सन accused of an offense before criminal court against whom proceedings are instituted under this code in any such court shall if he does not plead guilty, अगर वो guilty plead नहीं करता, ठीक है, give evidence on oath in disproof of the charges or allegations made against him, और अपने हक में अपने इल्जामात को अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद के लिए वो बरहलफ बयान देता है। ठीक है। आर एनी पर्सन चार्ज आर ट्राई टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल। ठीक है। या कोई भी किसी भी शख्स को उसके साथ अगर ज्वाइंट ट्रायल उसका किया गया है तो फिर उसके बाद प्रोवाइजो है ही शैल नॉट बी आस्क्ड, उससे नहीं पूछा जाएगा, इफ आस्क्ड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर, अगर उससे पूछा भी जाता है तो वो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी ऐसे सवाल का जवाब दे। कैसे सवाल का जवाब दे? एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू शो दैट ही हैज कमिटेड और हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन द ऑफेंसेस विद व्हिच ही इज चार्ज्ड और फॉर व्हिच ही इज बीइंग ट्राइड और इज ऑफ बैड कैरेक्टर, कि उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जिससे उस वो बतौर मुलजम अपने आप को जाहिर कर दे, या किसी जुर्म की उसने अगर कोई सजा याफ्ता है तो वो चीज सामने आ जाए, या उसका कोई बैड कैरेक्टर के हवाले से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन तीन हालात ऐसे हैं जब आप ये तीनों चीजें उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। द प्रूफ दैट ही हैज कमिटेड और हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ सच ऑफेंस, कि इस हवाले से आप क्वेश्चन उससे पुट कर सकते हैं, ये एडमिसिबल है। ठीक है। एविडेंस में कि उसने वो जुर्म किया है या इस जुर्म की या किसी दूसरे जुर्म में उसको सजा हुई है। ठीक है। कन्विक्टेड है, वो सजा याफ्ता है। और हैज बीन पर्सनली और बाय हिज लीडर आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ एनी विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन विद द व्यू टू एस्टैब्लिश इट गुड कैरेक्टर हैज गिवन एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर, कि अगर किसी शख्स ने, किसी गवाह ने अपनी एविडेंस में उसके कैरेक्टर के हवाले से बात की है। ठीक है। टू एस्टैब्लिशिंग हिज ओन गुड कैरेक्टर, अपना अच्छा किरदार सामने लाने के लिए उसने एविडेंस दी है, और हैज एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर, या उसके कैरेक्टर के हवाले से उसने अच्छे किरदार के हवाले से उसने एविडेंस दिया, तो फिर वो क्वेश्चन कर सकता है इस हवाले से। और हैज गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन चार्ज विद और ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, या किसी दूसरे मुलजम के खिलाफ अगर उसने कोई एविडेंस दी है तो फिर भी वो कर सकता है। यही यानी कि ये जो सारी चीजें ये मुलजम की तरफ से हैं, यानी कि मुलजम अगर कहता है कि मेरा किरदार अच्छा है, मैं इतना अच्छा हूं, तो वो पुट किया जा सकता है, उससे ये वो क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद 341 है प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स, के तब ज़ाब्ता क्या होगा, तब तरीक़ेकार क्या होगा जब मुलजम जो है वो प्रोसीडिंग्स को समझ नहीं सकता, फिर क्या होगा। तो अगर अक्यूज जो है थो नॉट इनसेन, अगर वो अगरचे वो पागल नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, तो वो अदालत की कार्रवाई से नावाकिफ है, वो नहीं समझ रहा, तो फिर अदालत क्या करेगी, द प्रोसीडिंग्स शैल बी फॉरवर्डेड टू द हाई कोर्ट विद द रिपोर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो इन सारे हालातों वाकयात के मुताबिक जो प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट को रेफर कर दी जाएंगे, एंड हाई कोर्ट शैल पास देयर ऑन सच ऑर्डर एज थिंग्स, और हाई कोर्ट उस पर फैसला करेगी। ठीक है। अब उसके बाद है 342 है पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, ये मुलजम के बयान के मुतालिक बहुत अहम सेक्शन है। ठीक है। ये कहता है कि दी फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंस
circumstances appearing to the evidence against him, the court may at any stage of the inquiry or trial without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary and shall for the purpose aforesaid question him generally on the case after the witness for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense। यानी कि किसी भी मुलजम से उसके केस के मुकम्मल हालात वाक़यात सुनने के लिए, उसकी एविडेंस लेने के लिए, उसका बयान वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए उससे क्वेश्चन किए जाते हैं और वो क्वेश्चन किए जाएंगे अदालत की तरफ से किए जाएंगे। वो जब गवाह इस्तगासा, जब जो मुद्दई मुस्तगीस के गवाह हैं वो हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद उसका जो है वो बयान लिखा जाएगा और ये बयान जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग सवाल जवाब की शक्ल में लिखा जाएगा। और जब मुलजम बतौर गवाह सामने आता है उससे पहले पहले किया जाए, क्योंकि यही गवाह जो है ना, एक गवाह वाला सीन जो है कि मुलजम कब बतौर गवाह सामने आता है तो इसका उससे स्पेसिफिकली 342 में उससे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है कि विल यू प्रोड्यूस एविडेंस इफ एनी, क्या आप क्या कोई शहादत पेश करना चाहेंगे, कि या फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप 340(2) के तहत अपने बतौर आप गवाह पेश होना चाहते हैं या नहीं पेश होना चाहते, तो वो आगे से यस या नो करेगा। ठीक है, उसके बाद द अक्यूज्ड शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चंस आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, के अक्यूज्ड जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती अगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देता, इनकार कर देता या झूठा जवाब देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की हो सकती। लेकिन अदालत उससे कुछ न कोई नतीजा अखज कर सकती है, उसके इनकार से या उसके जवाब से नतीजा अखज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद द आंसर्स गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी या ट्रायल, तो पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम एंड एनी अदर इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल एनी अदर ऑफेंस व्हिच सच आंसर्स मे बी टेंड टू शो हैज कमिटेड, तो जो उसके आंसर्स हैं उनसे कंसिडरेशन ली जा सकती है इंक्वायरी ट्रायल के अंदर और उसको बतौर शहादत उसके खिलाफ या उसके हक में उसको परखा जा सकता है। ठीक है, और जो भी उसके सवाल जवाब हैं उसके किसी दूसरे केस में भी उनको पुट किया जा सकता है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय सब सेक्शन 2 सेक्शन 340 नो ऑथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू अक्यूज्ड, के मुलजम से 342 के तहत उससे कसम लेकर बयान नहीं लिया जाएगा, वो बिला हलफ होगा। ठीक है, विदाउट ओथ होगा। और 342 का जो बयान है वो विद ओथ होगा, ऑन ओथ होगा। ठीक है, वो बर हलफ होगा, कसम के साथ होगा। उसके बाद 343 है नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर, के कोई भी किसी भी फैक्ट को उजागर करने के लिए, किसी भी फैक्ट को शो करने के लिए, कुछ चीज निकालने के लिए मुलजम पर दबाव या उसको थ्रेट वगैरह नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि जो सेक्शन 338 और 337 है इसके अलावा, ठीक है, दूसरे मामलात में किसी भी मुलजम के साथ कोई वादा नहीं किया जा सकता, कोई उसको धमकी नहीं दी जा सकती, किसी भी हवाले से उसको इंड्योर्स या इंड्यूस नहीं किया जा सकता कि वो अपने इल्म का इजहार करे, वो कोई बयान वगैरह दे। ठीक है, उसके बाद है 344 है पावर टू पोस्टपोन और अर्जेंट प्रोसीडिंग्स, ये बेसिकली जुडिशियल रिमांड के मुताल्लिक सेक्शन है। ठीक है, इफ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ विटनेस, अगर ये सेक्शन कहता है कि अगर गवाह मौजूद नहीं है, गवाह गैर हाजिर है, और एनी अदर रीजनेबल कॉज, या इसके अलावा कोई दूसरी रीजनेबल माकूल वजह मौजूद है, ठीक है, तो जो जज साहब हैं वो कर सकते हैं वो अर्जेंट एनी इंक्वायरी और ट्रायल द कोर्ट में, तो जो कोर्ट है वो उस ट्रायल को अर्जेंट कर सकती है, मुलतवी कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग अगली डेट के लिए। ठीक है, और इस चीज को बाय ऑर्डर इन राइटिंग, इस चीज को वो लिखेंगे। ठीक है, एक रिटन ऑर्डर होगा, उसमें जो फैक्ट्स हैं स्टेटिंग द रीजंस, वो रीजंस भी लिखेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फक्तन। ठीक है, और उसके बाद मे बाय वारंट रिमांड द अक्यूज्ड इफ इन कस्टडी, और अगर मुलजम जो है वो कस्टडी में है तो उसको दोबारा पेश होने के लिए उसका जो है ना वो वारंट जारी किया जाएगा। ठीक है, उस वारंट रिमांड पर उसको दोबारा कस्टडी में भेज दिया जाएगा। उसके बाद ये है रिमांड, प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर टर्म एक्सीडिंग 15 डेज एट अ टाइम, कि किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार नहीं है
कि वो किसी भी मुलजम को इस सेक्शन के तहत 15 दिन से ज्यादा का रिमांड जारी करे। ठीक है। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय अ कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज और मजिस्ट्रेट को। जो भी इस सेक्शन के तहत जो भी ऑर्डर होगा वो जज की तरफ से साइंड होगा, उसकी तरफ से लिखा जाएगा। इसके बाद रीजनेबल कॉज की डेफिनेशन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 344 ये है लास्ट सेक्शन कि ट्रायल का जो इख्तिताम है, ये अब रिसेंटली 2016 में अमेंडमेंट आई है, तो इसमें उन्होंने कहा जी 354 ए, 376, 377, 377 बी पाकिस्तान पीनल कोड का जो ट्रायल है वो तीन माह के अंदर अंदर 3 माह के अंदर अंदर उसका फैसला हो जाना चाहिए। और अगर 3 माह के अंदर अंदर फैसला नहीं होता तो ये जो इट शैल बी ब्रॉट बाय द कोर्ट टू द नोटिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। तो फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे रुजू किया जाएगा, उनको नोटिस इस हवाले से आगाह किया जाएगा और फिर वो आगे मुनासिब जो है वो हदायत जारी करेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम सेक्शन 345 कंपाउंडिंग ऑफेंसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।